अवैसी साहब के दौरे के बाद साक्षी महाराज का बयान आ गया लखनऊ में। वो बयान दरअसल ये था, मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में यह कहा गया कि अवैसी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, यूपी में फायदा पहुंचाएंगे और बंगाल में भी फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। यह बयान आने के बाद जुम्मनों के बीच में, समाजवादियों के बीच में, कांग्रेसियों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। लगातार अवैसी साहब को जो तरवाल के नोक पर रख लिए और सीधे निशाने पर रख लिए और बयानबाजी शुरू हो गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ इन लोगों का जो है सीधे तौर पर वार हमला शुरू हो गया। तरह तरह के बात नाजेवा कलिमात से नवाजने लगे और सब लोग अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट कहने लगे और पॉलिटिकल एनालिस्ट के जरिए ही एमआईएम की टारगेट पर लेने लगे। अवैसी साहब को बदनाम करने की कोशिश करने की पूरी कोशिश की गई और यह कह दिया गया कि अब बीजेपी भी मानती है कि एमआईएम उनकी बी टीम है और एमआईएम ही इनको फायदा पहुंचाती है। एमआईएम से कितना बड़ा फायदा इनको पहुंचता है, ये सारी चीजें सामने में जाहिर होना शुरू हो गया। लेकिन एकाएक जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि साक्षी महाराज कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं जिस पर वो पलटी ना मारे। फिर आज क्या हुआ कि साक्षी महाराज फिर मीडिया जब उनको सवाल किए, मीडिया के दबाव में आए, मीडिया जब घेरे उनको, तो अपनी बयान से वापस हो गए। वो अपनी बयान से अपने आप को दरकिनार कर लिया, अपनी बयान से अलग हटा लिए और फिर से वो बयान जारी कर दिए और मीडिया के सामने में ये कहने पर मजबूर हो गए कि अवैसी साहब से हमें कोई नहीं, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, इसलिए सारे वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। ना कि किसी के मदद से हम सरकार में आते हैं, ना किसी के नुकसान से हम सरकार में आते हैं, बल्कि हम अपनी विकास कार्य और अपने काम की वजह से सरकार में आते हैं। ये बातें सामने में आई। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जब यह बयानबाजी होना शुरू हुआ तो लोगों ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया, लेकिन एमआईएम के लोगों ने काफी मजबूती से इस बयान का खंडन किया, काफी मजबूती से मोर्चा संभाला और सही तरीके से जवाब दिया। आपको बता दें कि समाजवादी के लोग उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में, कांग्रेस के लोग हो या दीगर नवनियाद सेकुलर पार्टी के लोग, जिस तरीके से एमआईएम को निशाने पर ले रही है, उनको समझना चाहिए कि इनके पुराने खानदानी ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रहा है, या फिर इनके जो नेता होते हैं जो आजकल अपने आप को सेकुलर साबित करते हैं, लेकिन एकाएक दिन में तो सेकुलर हो जाते हैं, लेकिन रात में पलटी मारकर फिर वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले जाते हैं। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर ये चीजें देखने को मिल रही है, तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के विधायक और मंत्री जो है, वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के गोद में जा रही है और लगातार अपने आप को जो है वहां साबित करने की कोशिश कर रही है। एक जीता जागता मिसाल जो मध्य प्रदेश के अंदर सामने में आया था। समझने वाली बात यह होगी कि चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ते हैं वो कांग्रेस और सेकुलर के नाम पर, लेकिन वही ज्योतिरादित्य सिंधिया वो सीधे फिर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और वो देशभक्त हो जाते हैं। फिर वो कांग्रेसियों के मुंह पे जबान नहीं होता। क्या हमें कोई ऐसा बता सकता है एमआईएम का नेता या एमआईएम के लोग जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हो, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हो, एमआईएम का विधायक बिक गए हो, एमआईएम के वर्कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हो, इनके पास कोई सबूत है तो पेश करे। लेकिन ये लोग अनाप शनाप बयान के लिए जाना जाते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा नोक पर रखते हैं। जितनी इनको चिढ़ ये नवनियाद सेकुलर पार्टियों को जो है, जितनी चिढ़ एमआईएम से है, बीजेपी से नहीं है। बीजेपी को ये लोग विपक्ष में मानते हैं, लेकिन खौफ और खतरा जो खाते हैं वो एमआईएम से खाते हैं, क्योंकि इनके पास बचा हुआ जो वोट बैंक है, जिसे हमेशा वोट बैंक कहा गया है, दरअसल में वोट बैंक कुछ होता नहीं है। क्योंकि अवैसी साहब ने पिछले दिनों ही कहा था कि वोट बैंक की कोई हकीकत और कोई वजूद नहीं होता है, कि वोट बैंक असल में होता क्या है। लेकिन मुसलमानों के पीछे पट्टी लगा करके, अल्पसंख्यकों के पीछे पट्टी लगा करके इन लोगों ने अपना वोट बैंक कहना शुरू कर दिया और ये मीडिया के अंदर ये बातें काफी जो है जोर से पकड़ा और मुसलमानों को वोट बैंक करके किसी पार्टी से जोड़ दिया गया, किसी पार्टी से तोड़ करके देखा गया और इसका नतीजा यह है कि मुसलमानों को हर मामले में दरकिनार कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की चुनावी इस रण में या चुनावी इस माहौल में क्यों ना हो, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, गठबंधन बना रहे हैं, लोगों को आपस में जोड़ रहे हैं, और इस तरह के साक्षी महाराज के जब बयान आ जाएंगे तो यकीन जानिए उन लोगों के दिल में गुदगुदी और चेहरे में मुस्कान तो आना ही लाजमी है। जिन लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल एमआईएम को मानते हैं और एमआईएम को ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका आ गया और लोग खुश हो गए। लेकिन मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं याद दिलाने या याद दहाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिए। मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं इन समाजवादी नेताओं से, इन समाजवादों से
कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर तुम्हारा आका, तुम्हारा जो है रहबर, तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा मुल्ला मुलायम सिंह खड़े होकर पार्लियामेंट में क्या कहा था, तुम्हें वो क्लिप भी देखना चाहिए, वो वीडियो भी देखना चाहिए जिसमें मुलायम सिंह ने यह कहा था कि मैं फिर से भारत के दूसरे मर्तबा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता हूं। खुले लफ्ज में पार्लियामेंट में खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिए और नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर दिए, तो क्या उनके आका जो बीजेपी को सपोर्ट कर गए थे तब उन लोगों के पेट में दर्द और मरोड़ नहीं हुआ? इस पर मैं एक कमेंट जरूर आपसे चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जुमला जो सदन में कही गई थी, जो सदन में मुलायम सिंह ने कहा था श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी का असल सपोर्ट नहीं है जिसने यह कहा था 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कि भारत का फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने? तो क्या यह बयान ठीक था? समझने वाली बात होगी। ये लोग अपनी बयान से खुद जो है समाज को तबाह कर रहे हैं, ये लोग अपनी वजह से खुद भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इनको ये हटा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और इल्जामात हम पर लगा देते हैं। इनसे सीधे सवाल कर दीजिए कि आपका 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यूपी में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली, जो वहां आपकी सरकार थी, आप वहां के हुक्मरान थे, आप वहां की कुर्सी पर काबिज थे, तो फिर आपकी सरकार इतने लंबे फासले से कैसे गिर जाती है? इसकी वजह क्या है? क्या आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए हैं या फिर आप किसी और मकसद के लिए काम कर रहे हैं? इसको समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल बता दूं कि कुछ लोगों को काफी तकलीफ है इस बात से लेकर के कि साक्षी महाराज का बयान आया है, लेकिन जरा उस क्लिप को भी वो लोग जाकर के देखिए कि साक्षी महाराज ने अपनी बयान से यूटर्न ले लिया है, क्योंकि उनका जो लगातार ये रहा है, रिवायत रहा है साक्षी महाराज का कि अपनी कोई भी बयान जब जारी करते हैं लेकिन उसको अपने बयान से वापस यूटर्न लेने में जरा देर और संकोच भी नहीं होता है। वो इस तरह के बयानबाजी से जाने जाते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करने के लिए आया हूं, अगर आप नए दोस्त हैं, फिर से अगर लास्ट तक वीडियो देख चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नए दोस्तों, मशारिब इरफानी तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। अब अगर नए दोस्त हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो बात करने के लिए आया हूं वो बात उत्तर प्रदेश से है, और वो बात इसलिए खास है कि 2-3 दिन से सोशल मीडिया के अंदर घमासान मचा रखा है। उसकी वजह क्या है? आखिर क्यों इस बात का इतना बड़ा बतंगर बनाया जा रहा है? क्यों ये बात तूल पकड़ चुकी है? आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है? हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सब लोग जानते होंगे साक्षी महाराज जी को, जो बीजेपी के सांसद हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद रहे हैं, और वो इस बात से चर्चित नहीं है कि वो सांसद है, बल्कि इस बात से वो चर्चे में हमेशा रहे हैं, वो विवादित बयानों से और उनकी जो है हल्की जबानी से लोग उनको जानते हैं। गांव मगा उनकी बयानबाजियां होती रहती है, इस तरीके की बयान देते रहते हैं जहां से मीडिया के अंदर हो या समाज के अंदर हो, इस तरह की जो है प्रतिक्रियाएं, इस तरह से जागरूक या माहौल बन जाता है। हम बात करेंगे जिस तरीके से पिछले वीडियो में मैंने आपसे बता चुका था कि बैरिस्टर लाज असदुद्दीन अवैसी साहब का उत्तर प्रदेश दौरा कितना बड़ा सफल रहा और कितना कामयाब रहा, लेकिन अवैसी साहब के दौरे के बाद साक्षी महाराज का बयान आ गया लखनऊ में। वो बयान दरअसल ये था, मैं आपको बता दूं, और कमेंट जरूर करके आपसे पूछूंगा कि क्या ये बयान जरूरी है या ये हकीकत में ऐसा है या नहीं। कमेंट